अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे 2 दिन की छुट्टी के बाद। कौन से 2 दिन की छुट्टी? सैटरडे। मुझे लगा अमला हसन कहेंगी हम फिर आ गए। खैर ये अमला हसन है, मैं इमरान हसन हूँ, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। और आज की सबसे बड़ी हेडलाइन कहना चाहिए, हाईलाइट कहना चाहिए, वो अच्छा मौसम है। आज मौसम मुझे तब्दील मिला है और थोड़ी सी फोग भी नजर आई है। पता नहीं आए हो कि वो फोग ही हो, एक तो ये पता नहीं होता कि फोग, लेकिन मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, सो दैट्स गुड। इससे आप पंखे कम चलाएंगे या एसी कम चलाएंगे, बिल कम आएंगे और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और बहुत ही खूबसूरत पुरनूर रहमत से भरी खबर हमारे सामने आई। कल इनफेक्ट आई और आज बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया। मस्जिद अल हराम के अंदर एक बार फिर बग़ैर किसी समाजी फासले के कंधे से कंधे को मिलाकर नमाज़ पढ़ने का आगाज़ हो गया। और ये पुरनूर मनाजिर फ़जर की नमाज में देखे गए, हम आपको दिखा भी रहे हैं। आपको मालूम है तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा रहा जब मस्जिद अल हराम और ओवरऑल तमाम मसाजिद के अंदर ही SOPs का इतलाक़ रहा और पाबंदी रही। और कल जो स्टिकर्स लगे हुए थे मस्जिद अल हराम के अंदर, उनको जो चिपके हुए थे वहाँ पे, उनको हटा दिया गया, समाजी फासला ख़त्म कर दिया गया। और इस मौके पर जो ही इमाम साहब ने तकबीर-ए-उला से पहले तमाम नमाजियों को अपनी सफ़े दुरुस्त करने का कहा तो सभी आंखें अशबार हो गईं, क्योंकि एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सादत बख्शी कि हम बिल्कुल पहले की तरह उसके सामने सरबसजूद हो सके। बिल्कुल, कोविड के बायस से पाबंदियाँ लगाई गई थी और इस दौरान मस्जिद अल हराम में न सिर्फ नमाजियों की जो मजमूई तादाद थी बहुत महदूद की गई थी, इस दौरान 2 मरतबा हज का इज्तिमा भी बहुत कम तादाद में अदा किया गया था। और मस्जिद की हदूद के अंदर हर किसी के लिए अभी भी जो मास्क पहनना है वो लाजमी है। लेकिन जब गुज़िश्ता रमज़ान ने भी कहा कि फजर की नमाज के वक्त हज़ारों मुसलमानों ने खाना काबा के इर्द गिर्द सफ़े बनाकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज अदा की। बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। कल सारे स्टिकर्स को रिमूव किया गया जो फर्श पे चिपसा किए गए थे, जो समाजी फासले, सोशल डिस्टेंसिंग की अलामत है। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ थी, क्योंकि पिछले जब हमने देखा 2 मरतबा हज का इज्तिमा भी कम हुआ तो ओवरऑल जो कह लें थोड़ा उदासी की कैफियत थी, दिल हमारे परेशान थे। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको मस्जिदुल हराम के अंदर जाकर तवाफ़े काबा करने की तौफीक दे, हज और उम्रा की सादत अता फरमाए। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज की हेडलाइंस देखते हैं। जीना क्या मरना भी महंगा कर दिया, ये है इमरान खान का नया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इमरान खान ने जहां हाथ डाला तब्दीली नहीं तबाही हुई। PDM का मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान, बदतरीन महंगाई के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अवाम को बाहर निकलना होगा, हुक्मरानों को मजीद मौका नहीं देंगे। डेंगू की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। पंजाब में मरीजों की तादाद में इजाफा, लाहौर हिट लिस्ट पर। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब शमशाले बेमिसाल पर। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद दिखाएंगी इस्लामाबाद की पहली पनाहगाह और मुलाकात करवाएंगी MD बैतुल माल से। हेडलाइंस आपने जानी। बड़ी खबर में आज हमने बात करनी है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ PDM एंड वंस अगेन देयर इज अ PDM। इस पे बात करेंगे आज की बड़ी खबर। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। 3 दिन पहले बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 1 रुपये इजाफा किया गया, 1 रुपये 85 पैसे इनफेक्ट इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया। हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा प्राइसेस 10 रुपये 49 पैसे, जबकि डीज़ल 12 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया। उधर इदारा शुमारियात के मुताबिक जो फिगर सामने आई हैं, 6 माह के अंदर जो अशाए ज़रूरिया की कीमतें हैं उनमें होश रुबा इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ये कहता है कि आटे का थैला 210 रुपये, चीनी 3.5 रुपये किलो, उसके अलावा जो औसतन घी है उसके अंदर, या LPG है, LPG का सिलेंडर औसतन 802 रुपये महंगा हुआ है। जबकि दालें और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। हमें इस बात का बखूबी इल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वजारत ख़जाना ये कहती है कि आलमी मार्केट में तेल 15% महंगा हुआ है, ताहम गवर्नमेंट ने 8.25% इसको महंगा किया है। दूसरी जानिब आवाम के हवाले से उनका ये भी कहना है कि हमें आवाम का एहसास है और आइंदा भी कम इजाफा मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। अब ये हुकूमत ये कह रही है।
चाहिए। हाँ जी, उधर पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे और जो मीडिया इत्तलात के मुताबिक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे की शराइत मानने के बावजूद फरीकैन स्टाफ लेवल मुआहदे तक नहीं पहुँच सके हैं और IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा भी कर दिया है। मुल्क में अगर महंगाई की हम बात करें तो बदतरीन महंगाई पर पूरी अपोजिशन भी मुतहरिक हो चुकी है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे करने का ऐलान भी किया है और साथ साथ अवाम को गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर निकलने की अपील भी की है। इसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास भी हो रहा है, जिसमें महंगाई समेत जो दीगर मामलात हैं उन पर मुतफ़िका लाएअमल जो है वो तैयार किया जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी ने कराची में सानिया साजगार के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जलसा किया और कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई के सुनामी पे गवर्नमेंट पर शदीद तनकीद के तीर चलाए और जमात इस्लामी भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई है, मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिया। यानी एक बार फिर से PDM मुतहरिक नजर आए। बिल्कुल, और वफाकी वजीर इत्तलात ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया जी सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। दुनिया में तेल और गैस की कीमतें ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान में कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे को लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने ऐसा कहा है। इस सूरत हाल पर हम कोशिश करेंगे अगर उनसे रब्ता भी हो जाए या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी रहनुमा से रब्ता हो जाए जिनसे हम पूछ सकें कि इस सूरत हाल पर वो क्या अब भी यही राय रखते हैं और क्या इसका कोई हल भी है या फिर महज हमने जो बैनुल-अक़वामी इन्फ्लेशन है, जो अफरात ज़र है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ही चले जाना है। कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन की बात भी हो सकती है या नहीं। इसके अलावा आपने चूँकि बिलावल भुट्टो की बात की तो कल बड़ी तनकीद की उन्होंने कहा जी इदारों को इमरान खान टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं जो हम नहीं बनने देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जिस तब्दीली के नारे पर आए थे वो तब्दीली नहीं, जहाँ जहाँ गए उन्होंने तबाही की है। और सबसे बढ़कर अपोजिशन के हवाले से अब कहा जा रहा है कि मुल्क गिर एहतजाज करेगी अपोजिशन, PDM मुतहरिक होगी महंगाई के खिलाफ। और साथ साथ उन्होंने पब्लिक को भी कहा है कि आप सड़कों पर आए, गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करें कि जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत हों या पेट्रोल हो, डीजल हो, ज़रूरतें जो आपकी रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया हैं वो सारा कुछ महंगा कर दिया गया है। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि क्या PDM की जो है लाया। अच्छा, ऐसा लगता है कि PDM अपने बयानियों को लेकर कंफ्यूजन का शिकार रही है, क्योंकि पहले PDM का बयानिया जो है वो वोट को इज्जत दो ज्यादा रहा, ठीक है, फिर एहतसाब के ऊपर बहुत अरसे तक PDM अपनी पॉलिटिक्स करती रही। अब PDM को, हालांकि ये पॉइंट PDM को पहले लेकर आना चाहिए था अवामी इंटरेस्ट का। हो सकता है कि इसके ऊपर अवाम का कुछ रिस्पॉन्स भी उनको मिल जाए, क्योंकि या तो ये होता कि 2 साल पहले महंगाई कम होती, 3 साल बाद अब कुछ काबू आ जाती, या फिर अगले 2 साल कोई वफाकी वजीर ये इंदिया दे रहे होते कि मजीद कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई एज इसका जरूर मिल जाए PDM को, लेकिन फिल वक्त उनका बयानिया ऐसे लगता है कि शिकार रहा है। हमें फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करें जी, वफाकी वजीर हैं इत्तलात व नशरियात के, उनसे जरा इसी हवाले से बात करते हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो ऊपर नीचे आपके खिलाफ जलसे शुरू हो गए और बयानात आना शुरू हो गए, खास तौर पर अब महंगाई को फोकस कर रही है PDM और महंगाई को बुनियाद बनाकर आवाम से कह रही है कि आप निकलें गवर्नमेंट के खिलाफ। आपको लगता है महंगाई तो आपके लिए एक चैलेंज था ही, अब ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। अपोजिशन तो हर 3 महीने बाद इस तरह की कोई ना कोई कॉल देती रहती है और जलसे जुलूस करते रहते हैं। ये कैसे अपने वर्कर्स को एंगेज रखने का एक तरीका होगा। और लेकिन असल में इशू ये नहीं है, इशू ये है कि दुनिया में अपोजिशन जिस तरह नहीं करती, वो करती है कि तेल की कीमत महंगी हो गई है तो अपोजिशन ये कहेगी दुनिया में कि कीमत जो इंटरनेशनली हुई है इसको इस तरह अब आप देखिए कीमत ऊपर हुई है, जो भी मसला ये है। थोड़ी डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज़ में, शायद सिग्नल्स वीक हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही। सुन पा रहे हैं आप फवाद साहब? फवाद साहब आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें जी। हम फवाद साहब को दोबारा कनेक्ट करते हैं अगर हो जाए। फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि जी अपने वर्कर्स को एंगेज करने की कोशिश हो सकती है PDM की तरफ से, बज़ाहिर इसके अंदर या उनके बयानी के अंदर कुछ है नहीं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि जलसों का सिलसिला दोबारा शुरू है। सानिया कारसाज के शोहदा को याद करने के लिए ये जो जलसा है पीपल्स पार्टी ने कल पहले मुनक्किद किया, चूँकि आगे 12 रबीउल अव्वल थी उसकी वजह से, और एक मौसर पावर शो बहरहाल कह सकते हैं आप इसको। और इसी तरह से फैसलाबाद के अंदर जो धोबी घाट के मकाम पर एक PDM का जलसा हुआ, उसके अंदर भी आवाम की अच्छी तादाद मौजूद थी, जिसके सामने मरियम नवाज साहब ने बड़ा तवील खिताब किया और सिर्फ हुकूमत को नहीं, इदारों को भी और मुख्तलिफ शख्सियात को भी उन्होंने हिट लिस्ट के ऊपर रखा। और इस वक्त जो बयानिया PDM दे रही है आवाम को वो महंगाई का बयानिया है, लेकिन दूसरी जानिब जैसा कि हमने कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस की जिसमें इटसेल्फ फवाद साहब की अपनी स्टेटमेंट
स्टेटमेंट भी अगर दोबारा आ जाते हैं तो ज़रूर उनसे पूछेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी और सयारे पर नहीं रहते हैं, पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चल सकता है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट के पास ऐसा लगता है कि अब वो कुशन कम हो गया है, अब वो स्पेस कम हो गई है आवाम को फैसिलिटेट करने की। अब गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है या फिर पाकिस्तान के अंदर जो माशी मसाइल हैं उसके रहमो करम पे आवाम को छोड़ना चाहती है, और मुश्किल लग रहा है गवर्नमेंट के लिए कि वो किसी और चीज़ को सब्सिडाइज करे। हालांकि इससे पहले हम ये देखते आए हैं कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ औकात पे जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट यही कहती आई है कि हम यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर या हम पेट्रोलियम मसनूआत की मद में आवाम को सब्सिडी देंगे। और आपको याद होगा जो इकोनॉमिक टास्क फोर्स के मेंबर है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी, अक्सर हमारे शो में आते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे उन लोगों को जो कि ज़्यादा गरीब हैं, खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, उनकी इनकम्स को देखते हुए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का डाटा लेते हुए हम उनको टारगेटेड सब्सिडी देंगे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन फिल वक्त ये सूरत हाल मुश्किल नज़र आती है और हुकूमत के लिए बड़ी चैलेंजिंग नज़र आती है। महंगाई ओवरऑल वैसे भी हुकूमत के लिए चैलेंजिंग है ही, और अब चूंकि पीडीएम भी मुतहरिक हो रही है और महंगाई के फोटे पे उन्होंने सोचा है कि वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे। देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है और महंगाई के हवाले से आवाम को कितना रिलीफ दे पाती है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू हर गुजरते दिन के साथ मजीद खतरनाक होता जा रहा है। पंजाब भर में इस वक्त जो डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद है जी वो 7,000 तक पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा लाहौर में इस वक्त केसेस आ रहे हैं जो तकरीबन 4,874 हैं, और ये केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। सूबे में अब तक डेंगू से 19 अफराद के जाबक होने की भी इतलात हैं। हम अगर कैपिटल इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करते हैं तो यहाँ पे अब तक की इतलात के मुताबिक 200 से ज़ायद शहरी ऐसे हैं जो कि डेंगू का शिकार हुए हैं। जुड़वा शहरों में डेंगू मरीजों की जो तादाद है मजमूई तौर पर वो 2000 से बढ़ गई है, जबकि इस्लामाबाद में 6 अफराद इस मूजी मरज से जाबक भी हुए हैं। और केपी की सूरत हाल भी अगर हम बात करें तो डेंगू के 142 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सूबे में जो मजमूई तादाद है वो 4000 के करीब हो चुकी है। और सिंध में भी यही सूरत हाल है। सिंध में भी डेंगू के मुतासरीन की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ी है। कराची में डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से डेंगू को कंट्रोल करने के इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये इकदाम मौसर साबित होते नजर नहीं आ रहे। हम अपडेट्स लेंगे, हमें मुल्तान और लाहौर से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करें। सबसे पहले मुल्तान का रुख करेंगे, नशीद अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं और ये निश्तर हॉस्पिटल के बाहर है। उसके साथ साथ यूसुफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हैं। अब दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले मुल्तान का रुख करते हैं नशीद अंजुम साहब, हम आपसे जानेंगे क्या सूरत हाल है डेंगू की, ओवरऑल जो केसेस हैं वो किस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में स्पेसिफिकली क्या कंडीशंस हमें नजर आ रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में जिस तरह से डेंगू की जो सूरत हाल है, मरीज़ों का बहुत ज़्यादा बोझ जो है अस्पतालों पर है, उस तरह से मुल्तान में फ़िलहाल डेंगू के जो मरीज़ हैं वो इस कदर ज़्यादा नहीं है। इस वक्त भी 41 मरीज़ जो हैं डेंगू के कन्फर्म्ड पेशेंट जो हैं वो निश्तर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। यहाँ पर सिर्फ एक निश्तर हॉस्पिटल ही है जो जनूबी पंजाब से आने वाले डेंगू के तमाम मरीज़ों को जो है सहूलियात फराहम कर रहा है और यहाँ पर इलाज फराहम कर रहा है। यहाँ पर इस वक्त बिस्तरों की तादाद जो है वो 64 रखी गई है डेंगू मरीजों के लिए, क्योंकि निश्तर ही वो हॉस्पिटल भी है। कोरोना की वबा के दौरान भी मरीजों को जो है देखभाल फराहम कर रहा है और यहाँ पर 200 से ज़ायद बिस्तर कोरोना के मरीजों के लिए भी मुख्तस किए गए, जिसकी वजह से अब इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को जो सबसे बड़ा मसला है वो ये सामने आ रहा है कि अगर डेंगू के मरीज बढ़ते हैं वक्त के साथ तो उनके लिए बिस्तरों की जो कमी है वो यकीनन वो मसला दरपेश आ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ इस वक्त भी MS डॉक्टर अमजद चांडियो और फोकल पर्सन डॉक्टर इरफान अरशद की सरबराही में इंसदादे डेंगू एक इजलास जारी है, जिसमें यह चीज़ देखी जा रही है कि अगर मरीजों का बोझ वक्त के साथ साथ बढ़ता है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। अभी जो रेशियो सामने आई है उसमें 80% वो पेशेंट सामने आए हैं जो लाहौर या दीगर अजला से ट्रैवल करके उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिसके बाद वो डेंगू का शिकार हुए और निश्तर अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। जबकि रवां साल 121 मरीजों में डेंगू की तस्दीक अब तक हो चुकी है और 41 मरीज इस वक्त जेरे इलाज है निश्तर हॉस्पिटल में। ठीक है। हमारे साथ चूंकि यूसुफ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। लाहौर की सूरत हाल उनसे हम जानते हैं। लाहौर की क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या लाहौर में भी उतना ही प्रेशर है डेंगू मरीजों का हॉस्पिटल्स के ऊपर? आप चूंकि एक्सपो सेंटर के पास मौजूद हैं तो ज़रा लाहौर की सिचुएशन हमें बताइए।
जी जाहिर है, देखें डेंगू का जो हमला है वो पूरे पाकिस्तान पे है और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ इसका सबसे ज़्यादा जोर पंजाब और लाहौर में है। और यहाँ एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल ये भी देखने में आ रही है क्योंकि अभी तक कोरोना वार्ड ख़त्म नहीं हुए। इससे जो डेंगू के मर्द हैं वो हॉस्पिटल आने से कतरा रहे हैं। उनको ये भी खौफ है कि कहीं वो हॉस्पिटल जाएँ तो उनको कोरोना ना हो जाए। और कोरोना एक ऐसा मर्ज बन चुका है जिससे लोग इस कदर खौफजदा हैं कि वो कहते हैं घरों में रह के इलाज कर लें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है। 340 बेड यहाँ पे रखे गए हैं और यहाँ पर मुफ्त टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है। इस वक्त इस हॉस्पिटल में 30 मरीज ज़ेरे इलाज हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं और उनके टेस्ट के बाद उनकी तजवीज़ की जा रही है, उनकी अद्वियात उनको घर की तरफ भेजा जा रहा है। यहाँ पे ये भी एक फ़िक्र अंगेज़ बात है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो मरीज़ रुजू कर रहे हैं मुख्तलिफ शहर के जो दूसरे दीगर 12-13 हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर उनको ये तजवीज़ कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, टेस्ट मुफ्त करवा लें, लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर अपने घरों में जाके करें क्योंकि डेंगू का कोई ऐसा जैसे इलाज नहीं है। उसको सिर्फ नॉर्मल एक सेलाइन लग रही है या पैनाडोल दी जाती है, वो भी हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। इस वजह से वो ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि लोग जो है अपने घरों में चले जाएँ। दूसरी जानिब सुनने में आया है कि गवर्नमेंट जो है उसकी मिनिस्ट्री जो है और उसके सेक्टर्स जो हैं, जब वो इस फील्ड हॉस्पिटल में आते हैं तो इधर का सारा इंतजाम ठीक हो जाता है। जैसे ही वो इधर से बाहर जाते हैं तो जो मरीज हैं वो पुरसाने हाल हो जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर मरीजों ने बहुत सारी शिकायत भी की हैं कि उनके टेस्ट हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उनकी केयर नहीं की जाती। और अगर कोई ऐसा अफसर, कोई मिनिस्टर या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो वो इसको ऐसे लेते हैं जैसे कि आमतौर पे ये कोई प्रोटोकॉल लग गया और उसके बाद वो प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है। इस वक्त भी देखें, कल यहाँ पे इतना रश था और सब देखने वाले थे। आज इधर सुबह से कोई बंदा नहीं आया, हालांकि 50 मरीज यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने अपने टेस्ट भी करवाए, अपने इलाज के लिए जो भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन यूसुफ अब्बासी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नशीद, आपकी जानिब दोबारा से हम आएंगे। जो हुकूमती इकदाम हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं? आपने हॉस्पिटल्स की सिचुएशन के हवाले से तो बताया, लेकिन जो डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत या दीगर जो ज़िले इंतजामिया है वो किस तरह से डेंगू स्प्रे के थ्रू या लोगों में जो डेंगू से बचाव के हवाले से इकदाम कर रही है? जी देखें, इस हवाले से महकमा माहौलियात की जानिब से डेंगू स्प्रे पर तो पाबंदी लगाई गई थी, जिसके बाद दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर जारी हैं। हेल्थ सेक्रेटरीट से जो फोकल पर्सन है डॉक्टर अताउर रहमान, उनकी सरबराही में रोज़ाना ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, जिसके दौरान मुख्तलिफ साइट से जहाँ से डेंगू लार्वा बरामद किया जाता है उनको सील भी किया जाता है, नोटिस भी जारी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा मसला जो दरपेश आ रहा है वो उन मरीज़ों को आ रहा है जो मरीज़ दीगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं और उनको फिर वहाँ पर सहूलियात नहीं मिलती और उन्हें भी निश्तर रेफर कर दिया जाता है। जबकि ज़िले इंतजामिया यहाँ पर जो किरदार अदा कर रही है वो ये है कि हेल्थ सेक्रेटरीट के साथ कंबाइंड एफर्ट्स की जा रही हैं मिलकर, और टीमें यहाँ पर निकलती हैं जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ हॉस्टल्स और मुख्तलिफ होटल्स में जाकर कार्रवाइयां कर रही हैं। आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। नशीद अंजुम और यूसुफ अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान और लाहौर से इस वक्त जो की सूरत हाल है, और हमारे दोनों नुमाइंदगान के मुताबिक सूरत हाल कुछ हौसला बख्श नहीं है। यूसुफ ने तो बड़ी क्रिटिकल बात हमें बताई कि जब कोई सरकारी एहलकार यहाँ पे आता है तो निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है पुराने पाकिस्तान की तरह, और जब वो जाते हैं तो मरीजों का कोई पुरसानी हाल नहीं होता। आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खासतौर पर हेल्थ मिनिस्ट्री जागे और देखे ये सूरत हाल। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ नया पाकिस्तान आपने बाद में मेंशन किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं हम कुछ मजीद इंटेलिजेंट लोगों की और एक्सप्रेसो हीरोज की। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के 9 तलबा पर मुश्तमिल एक टीम है जिसने तुर्की के एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में, जिसे टेक्नोफेस्ट का नाम दिया गया है, इसमें बैनुल-अक़वामी फ्री मिशन UAV मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। ये मुकाबला बसरा में मुनक़िद किया गया। इसमें 240 से ज़ायद ममालिक से, तकरीबन 85 से ज़ायद ममालिक से 240 से ज़ायद टीमें थी जो शरीक थी, और उसमें पाकिस्तानी टीम ने बगैर पायलट के फ़िज़ाई गाड़ियों के गौल के ज़रिए इंसानी तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी एक जीतने वाला सोल्यूशन बनाया और इसको पहली पोजीशन हासिल दी गई। UAVs 50 to 30 मीटर्स की बुलंदी से ज़ख्मी शहरियों के लिए तबाही वाले इलाके को तलाश करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें रेस्क्यू करने की सलाहियत रखते हैं। IST की टीम ने सिल्वर मेडल में पहली, जबकि पूरे मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल की, और इस वक्त ये टीम हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। बिल्कुल, टीम कैप्टन हमारे साथ मोहम्मद अहमद मौजूद हैं, निमरा सईद हैं, जबकि टीम लीड में अदील यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों को खुशामदीद कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आप सबको तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद पोजीशन लेने पर। हम आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से सबसे पहले जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे एहतिशाम आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट के हवाले से बता दें, फिर हम इस कंपटीशन की जानिब आएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और इस प्रोजेक्ट में जो हमने 2 क्वाडकॉप्टर्स डेवलप किए थे सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए, इसमें हमारा एम ये था कि अभी तक जो हम सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं वो लार्ज एयर व्हीकल्स के थ्रू करते हैं, लेकिन हमने क्वाडकॉप्टर्स को डेवलप किया ताकि लेस रिसोर्सेज और लेस टाइम में सर्च एंड रेस्क्यू हो सके, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में जहाँ ह्यूमंस का इजीली जाना पॉसिबल ना हो, जैसे डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। जैसे अली सदपारा को हमने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सर्च एंड रेस्क्यू किया, तो हम अब उसको चीज़ को क्वाडकॉप्टर्स के थ्रू करेंगे। उसके लिए हमने 2 एल्गोरिदम्स बनाए, एक ह्यूमन डिटेक्शन एल्गोरिदम और एक पाथ प्लानिंग एल्गोरिदम। उनके ह्यूमन डिटेक्शन के ज़रिए हम ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग से ह्यूमन को रिकग्नाइज कर लेते थे कि ये ह्यूमन है जो लॉस्ट हुआ हुआ है, और वो हमारे ग्राउंड स्टेशन पे लोकेशन और वीडियो लाइव फीड आ रही थी। और पाथ प्लानिंग में हमने आंट क्लूनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम इस तरह से डेवलप किया कि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए मिनिमम टाइम में। अच्छा, और ये हमने उधर मुझे रिप्रेजेंट किया, जिसमें हमें मुझे ये डिटेक्शन वाला एलिमेंट तो समझ आ रहा है। तो शाम आप बताना चाहें, अदील बताना चाहें, लेकिन मुझे रेस्क्यू समझ नहीं आ रहा। हाउ वुड इट रेस्क्यू? मतलब वो डिटेक्ट तो कर लेगा, रेस्क्यू कैसे करेगा उसको अगर उसमें कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो? जी बेसिकली तो हमारा जो एम था वो ये था कि हम उसकी जो लोकेशन है वो ग्राउंड स्टेशन तक ट्रांसमिट कर सकें, बता सकें कि इस प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर हमें एक ह्यूमन हमने लोकेट किया है, ताकि जो हमारी ग्राउंड टीम्स हैं उनको इन एक्शन लाया जा सके और वो टाइमली जाके उसको रेस्क्यू कर सकें। तो दिस वाज द होल आइडिया। ओके सो डिटेक्शन वाज द मेन गेम एक्चुअली, एंड देन ऑब्वियसली टू रेस्क्यू द पर्सन। ठीक हो गया। निम्रा द खामोश गर्ल, निम्रा आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। आपसे हम पूछना चाहेंगे, एक तो आपका रोल क्या था इस टीम के अंदर, और आप जैसी जो फीमेल्स हैं, जो टीनेज गर्ल्स हैं, वो भी जब किसी ऐसे मिशन का हिस्सा होती है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज आप लोग ज़रा यूजुअली टेक्निकल साइड्स पे कम होते हो, लेकिन आप इसका हिस्सा है, तो मैं चाहता हूँ आप बताइए आपका क्या रोल था इस टीम के अंदर और कैसा रहा? मेरा इसमें ये रोल था कि ह्यूमन डिटेक्शन के लिए हम कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, हमने एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना होता है। अब जिस तरह ये रोल बेसिकली मेरे FYP से रिलेटेड था, जिसमें मैंने एक क्वाडकॉप्टर की डिटेक्शन की थी ग्राउंड से। अच्छा। तो जब हमारी टीम बनी तो उसमें भी एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो ह्यूमन डिटेक्शन कर सके। तो उसके लिए हम बेसिकली ये करते हैं कि ह्यूमन के इमेजेस लेते हैं, एक डेटा सेट लेते हैं और उस पर हम ट्रेन करते हैं अपने एल्गोरिदम को कि एक स्पेसिफिक हाइट से वो किस तरह की डिटेक्शन कर रहा है, कितना प्रिसाइज डिटेक्शन हो रही है। और उस लिहाज से जब हमारी ट्रेनिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं हम उन रिजल्ट्स से, सो उसको हम अप्लाई करते हैं जेटसन नैनो पे, ताकि हम एक रियल टाइम ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग कर सकें। तो बेसिकली हमारे दोनों क्वाडकॉप्टर्स पे जेटसन नैनो लगा हुआ था, जिसके थ्रू ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग हुई थी। जब वो फ्लाई कर रहे हैं तो वो उसी टाइम ग्राउंड से ह्यूमन डिटेक्शन कर रहे हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पाथ प्लानिंग को जा रहे थे। उस लिहाज से फिर हम ग्राउंड से अपनी रिसर्च टीम को, रेस्क्यू टीम को भेजेंगे, वो उन कोऑर्डिनेट्स पे जाके विक्टिम को वहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। जबरदस्त, साउंड सो टेक्निकल, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप टेक्निकलिटीज़ हमें बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इतने सारे लोग थे, इतने सारे ममालिक के, इतनी ज़्यादा टीम्स उसमें हिस्सा ले रही थी। आप लोगों का प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होगा, तभी इसने पोजीशन लिए। हम जानना चाहेंगे दीगर ममालिक का जो काम था, अगर आपके ही हम प्रोजेक्ट के हवाले से इससे रिलेटेड बात करें, आप लोगों ने क्या सीखा वहाँ से? क्योंकि इस तरह के कंपटीशन से बहुत एक हेल्दी लर्निंग भी होती है समटाइम्स। बिल्कुल, हमें एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपोजर भी मिला, और टर्की जो लीडिंग एरोस्पेस इंडस्ट्री बन रही है, तो उधर से काफ़ी स्टॉल्स और डिफरेंट उनकी इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल्स भी थे, उधर से हमने काफ़ी कुछ सीखा। इसके अलावा जो बाकी टीम्स थी, क्योंकि ये फ्री मिशन कैटेगरी थी, तो इसमें उन्होंने हर किसी ने अपना इनोवेशन डाली हुई थी। जैसे जो टर्की की टीम थी, उन्होंने फायर फाइटिंग के लिए ड्रोन बनाया हुआ था, वो हमने देखा। और पोलैंड से टीम थी, उन्होंने लिटर डिटेक्शन के लिए 2 ड्रोन्स बनाए हुए थे। और ड्रोन्स में, यूएवीज़ में ये होता है कि एक डिज़ाइन आइडिया भी यूनिक होता है, इसमें काफ़ी इनोवेशन देखी हमने। और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे काम किया हुआ था, वो हमने देखा कि हम भी क्या क्या कर सकते हैं डीप लर्निंग के ज़रिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, तो और कैसे हम आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं अपने। मेरा सवाल यही था फ्यूचर के लिए। एक तो ये कि इसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है मुस्तकबिल में, पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा हो सकता है? ख़ासतौर पे कोविड में हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, फिर जंगी हालात में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आप ये जो बगैर पायलट के, बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के जो मशीन्स हैं जो फ्लाई कर सकती हैं, इसका क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान जैसे ममालिक को लेकर?
बेसिकली ये सबसे पहले तो ये इकोनॉमिकल है काफ़ी एज़ कम्पेयर विद द ट्रेडिशनल टेक्निक्स को अगर आप देखें जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तो ये बहुत इकोनॉमिकल है और हम इसको इस तरह से लेके चलना चाहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद द कमर्शियल और एंड द मिलिट्री सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि हम इसको लाइक फॉर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकें, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल कर सकें, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकें, ताकि जल्द अज जल्द इस जो हमारे ये आई वुड से कि जो प्रोटोटाइप है इसको हमारी पब्लिक तक जल्द अज जल्द पहुंचाया जा सके ताकि ऑन ग्राउंड इसका फ़ायदा हमें मिले। ठीक हो गया। निम्रा, मजीद के लिए जैसे जी, और बोलिएगा। कमर्शियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज है जो फूड डिलीवरी और पैकेज डिलीवरी पे भी फोकस कर रही हैं और रिसेंटली आईटी मिनिस्टर ऑफ फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद ने भी 12 ड्रोन्स सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह हम आगे काफ़ी चीज़ों के लिए डेवलप कर सकते हैं। ज़बरदस्त। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक निम्रा, और अगली बार जब आप कोई और कंपटीशन जीत के आएंगी तो हम कोशिश करेंगे आपसे ज़्यादा बातें करवाएं क्योंकि आप बहुत चुप रही हैं, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू कंक्लूड तो 20 सेकंड जल्दी से आप बोलना चाहें हमारे फॉर्म से तो यू मोर देन वेलकम। मैं इसको इसी तरह कंक्लूड करूँगी कि इस कंपटीशन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। मतलब हम लोग जो यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोजेक्ट्स करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, उनमें भी लर्निंग होती है, लेकिन जब आप एक इंडस्ट्रियल लेवल पे एक इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए काम करते हैं तो वो जो एक्सपोजर आपको मिलता है, वो जो लर्निंग का आपको मौका मिलता है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता। और इसके अलावा IST का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ IST की, मतलब उसकी वजह से हमें मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग वहाँ पे गए, हमारी टीम गई, हमें रिप्रेजेंट किया। We wish you a very best of luck for your future। बहुत ज़बरदस्त काम है और आप इसी तरह से काम करते रहें और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। और इसमें इन्होंने चूंकि ICT का इन्होंने जिक्र किया, IST का, बाकी भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने ऐसे बच्चों को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए, अब तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है तो प्रमोट चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के दारुल खिलाफा ताशकंद में होने वाली बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से, जहां पे मजमूई तौर पर अब्दुल वहीद ने 50+ कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जबकि उमर चौधरी ने इसी चैंपियनशिप में जो स्पोर्ट्स एंड मॉडल कैटेगरी थी इसमें दूसरी पोजीशन हासिल की है और ओबियसली उसके लिए उनको सिल्वर मेडल भी मिला। उनका ये सफ़र कैसा था और कैसे इन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया, इसी हवाले से हमने बात करने के लिए उन्हें स्टूडियो में बुलाया। सो उमर इस वक्त हमारे साथ हैं और इसके अलावा भी इनके बड़े कुछ शौक हैं जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन उमर को हम पहले खुशामदीद कहेंगे। उमर, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने सेकंड पोजीशन हासिल की। इस कंपटीशन के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं और आपने किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया? ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, मतलब पूरी दुनिया से कंटेस्टेंट्स थे और मोर देन 50-60 कंट्रीज मोर देन, और कंटेस्टेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 थे जिनकी डिफरेंट कैटेगरीज थी। उसके अंदर स्पोर्ट्स एंड मॉडल फिजिक, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया है। ये कैटेगरी होती है इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। बॉडी बिल्डिंग में आपको फ्लेक्स करना पड़ता है, आपको ज़रा ह्यूज होना पड़ता है। इसमें हमें एक स्मार्ट लुक देनी पड़ती है जिसके अंदर हमारी ओवरऑल अपीयरेंस, हमारा फेस, हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो काउंट होती है। फ्लेक्सिंग हम उस तरह से नहीं करते, एस्थेटिक्स दिखाने होते हैं, बॉडी की खूबसूरती दिखानी होती है। सो इट वाज गोल्ड कितने पॉइंट से मिस हुआ और आई थिंक मेरा हेयर कट, मैं बाल लंबे कर रहा था, जो कि मुझे थोड़ा सा मुझे वो करना चाहिए था कि सेक्रीफाइस करना चाहिए था। इसके लिए भी प्लान मेरा था 4-5 माह का। आपको पता है कि वो जब लंबे बाल कर रहे हो तो एक फेज़ ऐसा आता है जब अजीब सी लुक आती है। सो वो एक मेरा वीक पॉइंट था। फिजिक वाइज आई वाज गुड। और दूसरा मेरा था एक शॉर्ट्स का। पाकिस्तान में शॉर्ट्स नहीं मिलती, हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। जब से कोविड आया है मेरी शॉर्ट्स पुरानी थी, मैं उससे पहले भी कंपटीशन खेल चुका हूँ। मैं मसलमैन या दुबई विन कर चुका हूँ। अच्छा। और फिर मैं एमरेट्स बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, वो भी दुबई में हुई थी, वो मैं विन कर चुका हूँ। सो ये शॉर्ट्स मेरे पास एक ही थी और उसके ऊपर जेल लग के थोड़े से डॉट्स आ गए थे, गंदी हो चुकी हुई थी। अच्छा। सो दैट वाज द रीजन। ओके। सो ये आई थिंक सो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कॉम्पिटिशंस होते हैं, ओबियसली इसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट काम करना होता है। जैसे कि आपका अपना गैस है कि ये पॉइंट, तो उसके लिए क्या आपने कोई कोच हायर किया हुआ है? आप अपने आप को खुद ट्रेन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, सर्टिफाइड। अच्छा। मैंने स्टडी की हुई है। उसके बाद फिर कॉम्पिटिशन्स खेल के, एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी बॉडी के साथ, सो मुझे एक्सपीरियंस इतना हो चुका हुआ है। प्लस ये कि मैं एक और चीज़ फिर बताना चाहूँगा कि मैं टोटल नेचुरली एथलीट हूँ। अच्छा। मैंने आज तक स्टीरॉइड्स नहीं लिए। और जिनकी फेडरेशन है, ही वाज अ गाय ऑफ मोर देन 85 ईयर्स,
उन्होंने मुझे, आई वॉज पोजिंग ऑन द स्टेज, उन्होंने मुझे स्टेज पे हमारी टीम के जो हेड थे उन्होंने कहा कि ही इज़ द ओनली नेशनल एथलीट हियर, सो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। वाओ, कोई बिलीव नहीं करता, अभी भी जो लोग देखेंगे इस फील्ड के कहेंगे झूठ बोल रहा है, क्लियर झूठ बोल रहा है, बट ऑफ कोर्स इतने बड़े फोरम पे मैं बात कर रहा हूँ, आई कैन क्लेम इट। एग्जैक्टली। अच्छा, और भी लोग थे पाकिस्तान से या सिर्फ यू द ओनली वन जिन्होंने? मेरी कैटेगरी में भी और लोग थे पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ले सके। बॉडी बिल्डिंग में भी काफ़ी थे, सो अच्छा उमर, ये ऑब्वियसली जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करते, यू आर न्यूट्रिशनल सर्टिफाइड वन, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी ऑब्वियसली मॉडिफाई करना पड़ता है इस तरह की गेम के लिए खुद को। तो किस तरह का लाइफ पैटर्न है आपका, डाइटरी जो हैबिट्स हैं एंड ऑल दैट? देखें, स्ट्रगल सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप नेचुरल एथलीट हैं और आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कम्पीट कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेडल भी लिया वहाँ से, सो ये एक आई थिंक सो कि अच्छी एक बहुत बड़ी बात थी, अल्लाह का शुक्र है। और ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल को आपको मेंटेन करना पड़ता है। लाइफस्टाइल हमारा, देखिए मैं फ़िटनेस को एक लाइफस्टाइल समझता हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं समझता। बॉडी बिल्डिंग मैं कहता हूँ बॉडी बिल्डर नहीं होना चाहिए, आप अपने काम करें, अपना बिजनेस देखें, पर इसको एज अ लाइफस्टाइल आप भी एज अ लाइफस्टाइल इसको कैरी करें कि जिस तरह हम डेली के अपने काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, खाना जो और हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड इसी को लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। हम तो 1 किलोमीटर अगर कोई वॉक कर लेना हमारे कल्चर में तो वो कहता है यार मैंने एहसान कर दिया। मैं थोड़ी एम्बैरेस हो रही हूँ इस कॉम्प्लीमेंट के। मैं तो खामोश, मैं तो 1 मिनट की खामोशी पे। अच्छा, देखिए अगर हमें फिर हम देखते हैं कि यार वो 50 साल का कोई, सलमान खान को देखते हैं 54 इयर्स एंड ही स्टिल, इमरान खान को देखिए, उन्होंने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। सो पाकिस्तानियों को खास तरह। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ना एज क्या है। अच्छा, इस एज में सिर्फ हम ये जो एक बतौर एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के हम अगर इसको बात करते हैं कि खेल के तौर पर बॉडी बिल्डिंग का क्या, पाकिस्तान में तो बड़े लोग शौक के लिए भी और हमारी वैसे भी जो बिल्ड्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, तो क्या हम इंटरनेशनली और कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं? हुकूमत की सरपरस्ती है कोई इस खेल को? हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। देखें मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अब मुझे बिजनेस भी करना पड़ता है, पर जिस वक्त मेरा कंपटीशन आए मेरा सारा फोकस यहाँ पे होता है। मैं वो 2-4 महीने कुछ नहीं कर सकता। सो ये गलत चीज़ है देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरह कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको वहाँ से अर्निंग आ रही है, प्रॉपर उसकी एक फील्ड है, एक उनका प्रोफेशन है। इसके लिए एक और सीन है। सो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हमें कहीं यूज़ करें, हमें ऑफ कोर्स मतलब प्रमोट करें। अच्छा उमर, आपका जिस तरह से आपने जैसा कहा आप खुद ट्रेनिंग करते हैं और सारा कुछ आप खुद से मैनेज करते हैं, लेकिन स्टिल आपका कोई रोल मॉडल है जिसको आप इस फील्ड में, स्पोर्ट में आइडियलाइज करते हो कि मैं उसको? मुझे बचपन से वो जिस तरह आर्नल्ड हो गया, सिल्वेस्टर स्टैलियन, उनकी मूवीज़ देखनी, तो वो एक था शौक। तो वो देखते देखते क्या कहते हैं फिटनेस, मतलब एक फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल था मेरा। बॉडी पहले यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे, ये फिटनेस मॉडलिंग के कॉम्पिटिशन, ये मॉडल फिजिक के नहीं होते थे, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग होती थी। बॉडी बिल्डिंग मुझे उस तरह से नहीं पसंद थी कि मैं इतना बड़ा हो जाऊँ और मतलब जस्ट वांटेड टू स्टे फिट। जो लोग आपको देख रहे हैं उमर, वक्त की कमी के पेश नज़र, एंड में जो लोग आप जैसा करना चाहते हैं उनको कुछ कहना चाहें आप? इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं। जिस तरह के आप चीट मील जो है, आप हम एक वीक के अंदर 21 मील्स लेते हैं, अगर 1 या 2 गलत हो जाएं इज़ फाइन। अगर आप उसमें 10 मील गलत करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुन लिया उमर, आपने मेरा ज़मीर जगा दिया। थैंक यू उमर, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। उमर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान का नाम रोशन और उमर हमारे साथ मौजूद थे, बॉडी बिल्डिंग के लिए 2nd पोजीशन हासिल करके आए हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम चूंकि जिक्र करें शमशाले बेमिसाल का पिछले काफ़ी अरसे से, और जाने मुस्तनसर हुसैन की ताड़ साहब की इस किताब के बारे में, तो आज भी देखते हैं शमशाले बेमिसाल में आज क्या है हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। ताड़ साहब से जिस खूबसूरत किताब पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उस किताब का नाम है शमशाले बेमिसाल, और उन सवालात का जो कि शमशाल से मुतल्लिक, उनके ट्रैक से मुतल्लिक, जो कि उन्होंने पैदल किया था, शमशाल पैदल गए थे पस्सू से, ये बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था। इस सवाल से बहुत सारे सवालात थे, वो कुछ सवालात आपने पूछ लिए, कुछ सवालात रह गए हैं, जो रह गए उसका सिलसिला जारी रखते हैं। ताड़ साहब, आपने शमशाल के हवाले से जो लिखा है, मतलब शमशाल की खूबसूरतियों के हवाले से, उसमें से 2 ज़ाविये उन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि बहुत सारे लोग गए शमशाल बेमिसाल पढ़ के, उसमें से एक खातिर खा तादाद उन लोगों की भी है जो ये समझते हैं कि ताड़ साहब ने जो शमशाल के बारे में लिखा है, शमशाल को इतना खूबसूरत नहीं है, मतलब ये है कि उनको मायूसी हुई।
अच्छा, आपने खुद भी ये लिखा है कि जब शमशाल को आपने पहली नज़र में देखा तो आपने लिखा है कि दिल बुझ सा गया। इसकी क्या वजह थी? जो मुझ पे गुजरती है मैं वो रकम करता हूँ। मुँह वल काबे शरीफ में क्रिटिसिज्म भी मुझ पे हुई, लेकिन मैंने आगाज़ में लिखा कि ये सिलसिला ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकता, जो मुझ पे गुजरेगी, क्योंकि ये नहीं गुजरी अगर वो बयान करूँगा तो झूठ का मर्तकब होऊंगा और अल्लाह ताला के सामने ऐसा करूँ, ये मैं नहीं हूँ। चुनांचे जब मैं पहली नज़र मुझ कहते हैं कि वो पड़ती है खाना काबा पे, तो वो मैंने लिख दिया है कि मुझे उस वक्त कुछ नहीं हुआ। वो बाद की बात है, वो तफसील के कि कब हुआ। इसी तरह जब शमशाल को मैंने पहले मरतबा देखा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में हुआ। जो पहली मायूसी है, मायूसी से मुराद ये है कि आप इतने कष्ट काट के वहाँ पहुँच रहे हैं, सही, और आपके ज़हन में एक शंग्रीला है कि जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा, कम लोग पहुँचे हैं। तो वो शंग्रीला के जो नक्शो निगार हैं, जो फूल हैं, जो लोग हैं, जब आप उनको नहीं देखते तो वो थोड़ी सी मायूसी होती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो करती है वादी आप पे, यानी उसका जो है तिलिस्म वो है ही यही कि इर्द गिर्द कई दिनों की मुसाफिर पे कोई वैली नहीं है, कोई आबादी नहीं, और दरमियान में आप जाएं तो वहाँ मोहब्बत भी हो रही है, वहाँ मौत भी हो रही है, वहाँ बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, लड़कियाँ खेतों में काम कर रही हैं, मर्द अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। लाइफ इज़ देयर जी। वो लाइफ आपने कहा कि कुछ लोग मायूस हुए। मैं पिछले दिनों ही एक सफ़रनामा पढ़ रहा था, उसमें कुछ नाजेबा से कलमात थे, कुछ लोग गए वहाँ पे तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने तो ये लिखा है। तो उस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, कि एक तो ये है कि जो अननोन है ना उसकी बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। अब मैंने जितने भी 15-20 ट्रैक्स किए हैं जो पहाड़ों के, बुलंद पहाड़ों के जी, मैं दोबारा किसी ट्रैक पे नहीं गया, हालांकि बड़े ज़बरदस्त ट्रैक्स हैं। क्यों? वो मैंने देख लिया हुआ। जो अजनबियत है वो मुझे फैसिनेट करती है। तो मैं जब वहाँ पे गया हूँ और 2 दिन के सफ़र के बाद गया हूँ, तो वहाँ पे जब वो मजनू के रेस्ट हाउस में बैठा हूँ तो वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया से कट गया हूँ, मेरा राब्ता नहीं है बाहर की दुनिया से, और ये एक और दुनिया है जो इन लोगों ने बसाई है। जब तक आप ये नहीं महसूस करेंगे तब तक आप उसको, अगर आप देखें ना, अब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी मज़ा नहीं आया नॉर्थ में, ना वहाँ बादल है, ना बरसात होती है, ना चिकन कढ़ाई मिलती है, क्या मरी, क्या ज़बरदस्त जगह है। तो उन लोगों के लिए शमशाल नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये है कि अब आप ही ने बताया कि शमशाल तक अब जीप जाती जी। जीप जो है वो अच्छा है, मतलब है कि, लेकिन जब तक जिस तरह किसी महबूब को पाने के लिए अगर आप ख्वाहिश करें तो महबूब सामने मौजूद हो तो वो उसमें वो इतना हसीन नहीं लगता जितना मजनू जो है वो सहराओं के कष्ट काटता आबला पा हो के तब जाके मतलब लैला का खैमा उसे दिखाई देता है, या वो ऊँटनी उसकी दिखाई देती है, महमल दिखाई देता है, तो उसके दिल की कैफियत जो होती है, तो अगर आप इस तरह जाते शमशाल तो फिर आपकी कैफियत भी ये होती। एकदम वहाँ पे पहुँच जाना जो है मेरे नज़दीक वो, और दूसरे आपका कॉन्सेप्ट जो है वही कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, वैली होगी और बड़े शानदार पहाड़ होंगे। शमशाल की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके लोग हैं, और जिस तरह कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो कुछ उनकी अचीवमेंट है बाकी सारे नॉर्थ को एक तरफ रख दें, वो शायद उनका पलड़ा भारी नज़र आ। चुनांचे मुझे तो इस रवायत ने उनकी लोगों की और उनकी जो है, मैंने दास्तानें बयान की हैं, मैंने तो उस नज़र से देखा है कि वो रवायत है कि भाई वो आए, चाइनीज़ आए घोड़ों पे, तो हमारा जो बड़ा था शेर खान या क्या, उसके पास याक था, तो उन्होंने कहा कि आओ पोलो खेलते हैं।
और जो जीत जाए तो सारा एरिया उसका। तो आप उस नज़र से देखें, हिरात जो है वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग सिटीज़ एंड देयर इज़ नथिंग। एक साहब आए, उन्होंने कहा जी क्या आप हिरात की तारीफ़ें करते रहते हैं, मतलब वो तो हमारे कसूर ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल कसूर ज़्यादा खूबसूरत है हिरात, लेकिन जब तक आप हिरात के अंदर तक नहीं जाते, मलका गौहर शाह का मकबरा नहीं आप देखते, उसकी बेज़ाद की तस्वर में नहीं जाते, जो पेंटर है और जो शायर हैं वहाँ के, और जो उसका एटमॉस्फियर है उसकी गलियों का, तो वो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो मुझे अफसोस है कि कुछ लोग मायूस हुए वहाँ जाके और उनका वक्त ज़ाया हुआ। उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनको मेरा ख्याल है कि मरी जाना चाहिए। तार साहब ये बताइए कि जो पामीर की चरागाहें हैं, तो ये तो आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई कि आप पामीर नहीं जा सके। आप जाना चाह रहे थे कि पामीर जाके, पामीर की बुलंदियों पे जाके आप यानी वो जो शिमशाली ऊपर जाते हैं उनका रहन सहन देखें, वो कल्चर देखें, तो ये आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। इसका तो यकीनन आपको अफसोस होगा। ख्वाब बहुत सारे अधूरे रह गए मेरे। मसलन मैंने एक ज़माने में कुछ खोज की कि ये जो देवसाई पे आते हैं बकरवाल, जी जी, तो मालूम हुआ कि ये जेलम के रहने वाले पंजाबी, उनसे मैंने दरियाफ्त किया, वो ख़ास कोई मौसम होता है, वो अपनी बकरियां लेके जेलम के गिरदो निवास से कहीं वो चलते हैं और फिर वो कश्मीर के रास्ते आते हैं, पता नहीं कौन सी दर्रे से, और फिर वो देवसाई पे जाते हैं और फिर स्कर्द उतरते हैं अपने माल मवेशी के साथ। तो मैंने उनमें से एक जो उनका सरदार था उससे पूछा था कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो क्या मैं आपके साथ, क्योंकि इट वुड हैव बीन ए ग्रेट एक्सपीरियंस उन खाना बदोशों के साथ सफ़र करना, बिल्कुल वो नहीं हो सका। इसी तरह ये शमशाल पास की जो फैसिनेशन है, और वो भी बहुत ज़्यादा, जो लोग गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, ट्रैकर्स गए हैं जिनमें ज़्यादा हिम्मत थी जी, और जो जिनमें ज़्यादा जज्बा था, मुझसे कहीं ज़्यादा, मेरी उम्र का भी मसला था। तो वो कहते हैं कि वो जगह जो है वो जिसको कहते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो बुलंदी पे झीलें हैं और इनके शमशाल वालों के वो हैं डेरे जिनको कहते हैं हमारे पंजाबी में, बिल्कुल। और वो तमाम, जब मैं गया हूँ तो वो उन्होंने कहा ना कि जी हमारे बेशतर याक ऊपर जा चुके हैं, मवेशी ऊपर जा चुके हैं, ख़वातीन ऊपर जा चुकी हैं, और ये चंद एक जो मवेशी रखे हुए चाय वाय के लिए, दूध के लिए, इनको हमने रखा हुआ है। तो वहाँ पे वो गर्मियाँ गुजारते हैं, और वहाँ पे अगर आप एक महीना उस डेसोलेशन में, उस बुलंदी पे रहें शमशाल पास की, तो डेफिनेटली ये बहुत ही लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस होगा, एंड आई एम श्योर कि परियां वहाँ मौजूद होंगी। नाज़रीन, तार साहब के साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही, और ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है ये भी जारी है, और इसमें शिमशाल बेमिसाल के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो भी हमने पूछने हैं। शिमशाल के हवाले से, ट्रैक के हवाले से बहुत कुछ बदल गया है। अब तो वहाँ पे जीप जाती है, लेकिन उससे पहले तार साहब ने जिस तरह ये सफ़र किया तो वो एक बहुत ही अनोखा तजुर्बा है। इस तजुर्बे के हवाले से हमारे काफ़ी सारे सवालात हैं। ये सिलसिला जारी है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद। तो निकले तेरी तलाश में से वापस आ गए। अब आपको कॉफ़ी पिलाते हैं, और कप ऑफ कॉफ़ी में, लेकिन कॉफ़ी हम अकेले नहीं पीते एक्सप्रेसो में। हमना खालिद आज मुलाकात करवा रही हैं जी MD बैतुल माल से, लेकिन उस पनाहगाह के अंदर जो कि इस्लामाबाद की और आई थिंक पाकिस्तान की भी पहली पनाहगाह थी। वज़ीर आज़म भी गए थे यहाँ पे, और सबसे बड़ी भी है, लंगर खाना भी यहाँ पे। इसका निज़ाम कैसे चलता है देखते हैं आज के ओवर कप ऑफ कॉफ़ी में। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूं आपकी होस्ट हमना खालिद। आज आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं इस्लामाबाद की पहली पनाहगाह में हूं, और आज मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी MD बैतुल माल से, और उनसे पूछेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से होमलेस लोग या बुज़ुर्ग या जो यंग जनरेशन है या उसके अलावा ख़वातीन है, इनकी क्या रेशो है, किस तरह से वो यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। खाने के बारे में पूछेंगे कि क्या उनका कोई सर्टेन क्राइटेरिया है या कोई फ़ूड की प्रॉपर टाइमिंग है। ये सारी डिटेल्स आज वो हमें बताएँगे। आइए चलते हैं। अच्छा, क्या क्राइटेरिया है
अगर कोई होमलेस आपके पास आ जाए और कहे कि मैंने यहाँ पे रहना है, तो आप क्या सबसे पहले? ये सबसे पहले जैसे कि आप एंट्रेंस पे आए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये आप देख रही हैं कि रजिस्ट्रेशन रूम है, और रजिस्ट्रेशन रूम में जब कोई बेनिफिशरी आता है वो यहाँ पर आके हमारे ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और अपना CNIC ये देंगे, ये कहेंगे कि जी मैं डिज़र्विंग हूँ और मुझे यहाँ पर नाइट स्टे करना है, तो हमारा जो नुमाइंदा है इनसे CNIC लेगा, वो वहाँ पे जो बेड जो होगा, ये बेड के नंबर लिखे हुए हैं, हॉल लिखा हुआ, बेड नंबर देखें ना, वार्ड नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, जो बेड अवेलेबल होगा उस पर CNIC वहाँ पे चस्पा कर देंगे इनका बेनिफिशरी का, और वो बेड नंबर इनको दे देंगे। ये अपना बेड नंबर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पर कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और फिर ये अपना बेड नंबर लेके अपने मुतलका बेड पे ये चले जाएंगे। तो ये एक रजिस्ट्रेशन का अमल है जो कि ऑल ओवर हमारा पाकिस्तान में जितने भी पनाहगाहें हैं उन पर ये इसी तरह इसको स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है और इसी तरह हर पनाहगाह में ये रजिस्ट्रेशन की जाती है और इसका डाटा जो है वो हम रखते हैं, इसको महफूज करते हैं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर में यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, फिंगरप्रिंट्स हम इनके लेते हैं और फिर वो एक रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मज़ीद पुख्ता उसका हो जाता है। और इसके अलावा फिर यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर उसके बाद अपने बेड पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो नाइट स्टे करते हैं। किस तरह कोई नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे ये पहले बताते हैं या ये बता देते हैं कि अभी हम लोग का मतलब यहीं पे परमानेंट? ये नंबर ऑफ़ डेज़ जो है ये हमारी पॉलिसी तो ये है कि जी यहाँ पर जो आता है बेनिफिशरी वो फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर जब उसको सर्व करते हैं और अगर कंटिन्यूसली अगर कोई रेगुलर स्टे होते हैं तो उस पर हम जो फ्रेश केसेस होते हैं वो पहले अगर आ जाते हैं उनको एंटरटेन करते हैं। और वैसे पॉलिसी है कि 3 दिन का हमारी पॉलिसी है कि 3 दिन तक जो है ना वो हम स्टे रहते हैं। अगर कोई मजबूर ज़्यादा है और हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो हम रोकते नहीं हैं, मना नहीं करते, हम करते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं। ये हमारे जो है वो नाइट स्टे का एरिया है, हॉल है और यहाँ पर बेड्स लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बेड नंबर 1 है, ये फिर साथ 2 है, फिर इसी तरह सीक्वेंस से ये जा रहे हैं। जिस बेनिफिशरी के पास जो उसको कार्ड जारी किया जाएगा वो अपने ही बेड पर जाएगा और वहीं पर जाके वो नाइट स्टे करेगा। कितनी परसेंटेज है बुज़ुर्गों की, बच्चों की या एक मज़दूर या यंग जनरेशन की, कितनी आपको लगता है? जी ये G9 की जो पनाहगाह है ये तो फुली हमारी पैक्ड रहती है और यहाँ पर जो है ये सेंटर ऑफ द सिटी है, प्लस यहाँ पर जो बुज़ुर्ग जो हैं वो भी उनकी तादाद भी काफ़ी है, जो अबव 50 कहते हैं या अबव 40 वो भी लोग आते हैं। और उसमें ये सबसे मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं। स्टूडेंट्स जो आते हैं वो उनको जब उनका इंटरव्यू वगैरह होता है किसी इदारे में, वो नौकरी के लिए आते हैं तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे खाना खाते हैं। फिर उनको यह इस्लामाबाद शहर है, यहाँ पर ज़ाहिर सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो हर बंदे का अपना अपना एक मसला होता है। अच्छा, कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि कोई मेंटली किसी को कोई इशू हो या कोई फिज़िकली किसी को इशू, तो उनके लिए कोई एक स्पेशल एक एरिया या कोई स्टोरेज है कि अलग रहें नॉर्मल से, या कोई प्रॉपर कोई? ये देखें यहाँ पर जो भी आता है बेनिफिशरी उसको हम उसको एज ए अपना मेहमान उसको लेते हैं। वो उसका किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो या उसके जो भी ज़हनी या परेशानी उसकी हो उसको हम मद्देनज़र रखते हुए उसको हम एड्रेस करते हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन होती है हमारी मुख्तलिफ महकमा जात से, जिससे कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसको हम देख सकते हैं कि ये हमारा इधर नाइट स्टे इसका हम कर सकते हैं या कि इसको कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इशू है, तो फिर हम मुतलका जो भी इदारा होता है उसे रब्ता करके हम ये केस जो है ना उनको भी रेफ़र कर देते हैं। अगर हम खुद हैंडल कर सकते हैं तो खुद भी हम कर देते हैं। अब इनका थोड़ा सा हम देखते हैं बाहर का ओवरव्यू। अच्छा, ये इस तरफ है वॉशरूम? जी, इस तरफ वाशरूम्स हैं और आप देख रही हैं ये बेसिन है और साथ उसमें ड्रायर मशीन जो है वो लगी हुई है और जो भी बेनिफिशरी आता है वो हाथ धोता है। हाथ धोने के बाद वो अपने ड्रायर मशीन जो है उसको यूज़ करके वो अपने हाथ ड्राई करते हैं। ये वाशरूम जो है ये जेंट्स के लिए मख्तस किए हुए हैं, इनको बड़ा डेली टाइम टू टाइम इसको जो है ना मॉनिटर किया जाता है और इसको साफ़ रखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर वो ये लेडीज़ के लिए वाशरूम्स हैं और इनको भी जब ख़वातीन कोई आती हैं तो उनको स्पेशली उनके लिए ये रखा गया है। अच्छा, ये अब हम फूड साइड पे आ चुके हैं। जी, ये हमारा डाइनिंग हॉल है जो कि यहाँ पर बेनिफिशरीज आते हैं और यहाँ पर आके जो है वो उनको हम नाश्ता देते हैं, फिर लंच देते हैं, फिर उसके बाद डिनर देते हैं। तो ये तकरीबन यहाँ पर जो एक वक्त में 100 लोग जो हैं वो यहाँ पर आके खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और डिनर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मज़ीद आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं रिगार्डेड पनाहगाह के, कहाँ पे ये ब्रांचेज़ और ओपन होने वाली हैं?
देखिए ये पनाहगाह जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में काफ़ी ये घर कर चुका है। उसकी वजह ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो गरीबों का दर्द जो है वो रखते हैं दिल में, और उनको ये है कि कोई भी जो पाकिस्तानी शहरी है या कोई भी इंसान जो है वो भूखा ना सोए, और उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो एहसास कोई भूखा ना सोए के वाले से जो फूड ट्रक्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, मज़ीद उसको एक्सपेंशन पे हम लेके जा रहे हैं। फिर इसी तरह पनाहगाहें जो हैं उनको हम उसके स्टैंडर्ड और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए हम आगे एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। सर्टन कोई इस तरह से क्राइटेरिया नहीं, नॉर्मली लोग आ रहे हैं और वो इस तरह से आप उनको वेलकम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब हाँ ये एक होमली इन्वायरमेंट है, बिल्कुल अपने पोजेस करते हैं, कैरी करते हैं चीज़ों को लेके, अपना खुद सेल्फ सर्विस करते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि मेल्स की मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिक़दार है, तो अगर देखा जाए तो अगर कोई ख़वातीन के क्राइटेरिया की कोई यहाँ पे है तो उनके लिए क्या यहाँ पे आपको लगता है प्रोसीजर होगा? कोई टेक अवे? ख़वातीन इधर आती हैं लेकिन बहुत उनकी तादाद ऐसा वो उतनी नहीं है जितनी मर्दों की है, तो उसमें अगर कोई ऐसी ख़वातीन आ जाती है तो उनका अरेंजमेंट हमारे पास होता है, उनको टेक अवे भी कर सकती हैं। हमारे इधर जो हमारे स्टाफ बैठता है वहाँ पर ख़वातीन के लिए एक टेबल और चेयर्स वगैरह रख दी जाती हैं ताकि वहाँ पर वो खाना खा सकें, अरेंजमेंट होता है। अगर कोई खातून आ जाए तो हम उसको रोकते नहीं हैं, मना नहीं करते। यानी एवरेज आपको लगता है ज़्यादा मजदूर तबके की? एवरेज वो लोग हैं जो कि जिनका कोई अल्लाह के सिवा सहारा नहीं है, जो आके मेहनत मजदूरी करने आते हैं इस्लामाबाद में, और यहाँ पर आके जो है ना उनको रिहाइश का और खाने का उनको मसला होता है, तो वो इधर आके बड़े शौक़ से इधर खाना खाते हैं, बल्कि बड़ा ये अच्छे तरीके से अब एज इसको अब आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट भी हो रहे हैं। अब इस चीज़ का वो ख्याल भी करते हैं कि हमने ये हमारा घर है, हमने इसको इसमें हमने गंद नहीं डालना, इसको हमने साफ़ रखना है, जिस तरीके से वो हाथ धोने हैं, बेसन लगे हुए हैं, फिर आपके जिस टर्न से अपनी बारी पे आके खाना लेना है, प्लेट उठा के रखनी है, ये सारी चीज़ें हम एजुकेट भी साथ साथ ये हो रहे हैं। थैंक यू सो मच और विश यू बेस्ट ऑफ लक के आगे भी जो है ये एहसास प्रोग्राम और ये पनाहगाह जो है आप लोगों की एक्सटेंड होती रहे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ये था आज का सेगमेंट और ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और मैं यहाँ इस्लामाबाद की पनाहगाह में बहुत इंजॉय करी, अपना खाना इंजॉय करूँगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खिलाया जा सकता है, बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जा सकता है, और किस किस्म के खाने हैं जो उनके लिए मुफीद हैं, और कौन कौन से विटामिन्स और प्रोटीन्स की बच्चों को ज़रूरत होती है, चूँकि बच्चे उमूमी तौर पे खाना पसंद नहीं करते, दो के बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी पर हमने बात करनी है, और इसी के लिए हमारे पास हमारे ग़िज़ाइयात मौजूद हैं। बिल्कुल, हिनानी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम टू एक्सप्रेसो। हिना, सबसे पहले अगर प्रोटीन्स और विटामिन्स की बात करें तो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, और बच्चों की डाइट में इनका इंटेक कितना ज़रूरी है? Assalamu alaikum and thank you so much Armala, Imran and thank you so much for having me on your show. बहुत अच्छा लगा मुझे आपके शो पर आके। और बच्चों के लिए विटामिन और मिनरल्स और सारे चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी बड़ों के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों ने ही तो बड़ा होकर मुस्तकबिल का मेमार बनना है। उनकी सेहत बचपन में ही इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखें, चाहे हड्डियाँ हो, मसल्स हों, फुल जो बॉडी स्केलेटन है उसने बचपन से ही एक अच्छे तरीके से नशोनुमा पानी है। अगर हम आज एक छोटे बच्चे की नशोनुमा की वो जो एक सही उम्र होती है उस वक्त सही प्रॉपर फीडिंग नहीं करेंगे तो कल को हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो एक प्रॉपर ग्रोथ स्टेज तक आएगा, वो एक प्रॉपर एक्टिविटी कर सकेगा, ना उसकी स्कूल में प्रोग्रेस अच्छी होगी, ना वो अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकेगा। तो हमें उसे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का देना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट्स हैं और किस किस तरीके से हमें उसकी डाइट में इस्तेमाल करने हैं। वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, कैल्शियम, फोलेट, फॉस्फोरस, फाइबर, इनफैक्ट वाटर, सब कुछ उसकी डाइट में इक्वल अमाउंट में मौजूद होना चाहिए। जब हम बच्चे की वीनिंग शुरू करते हैं, उसकी फीडिंग स्टार्ट करते हैं 6 माह की उम्र से, उसी वक्त से ही हल्की पतली ग़िज़ा में सीरियल का इस्तेमाल होना लाजमी है। वो घर के बने हुए सीरियल होने चाहिए। इमरान, कभी भी मैं जो पैकेट के सीरियल्स होते हैं ना उनको प्रमोट नहीं करती, जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं और आसानी के तौर पे दे देते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो फोर्टिफाइड होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देने चाहिए, आसानी होती है हमें, लेकिन उसके साथ साथ घर में बनी हुई जो फ्रूट की प्योरीज होती हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अच्छा, ये तो है ना, आप वो चीज़ें बता रही हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बच्चे
वो खुराक लेते नहीं है बच्चे। अक्सर बच्चों को माएँ ज़बरदस्ती खिला रही होती हैं। इसके लिए फिर क्या, ऐसा क्या है जो उनको अट्रैक्ट करे, खासतौर पे प्रोटीन्स को लेकर के बच्चे इजीली खा भी ले और माओं के लिए खिलाना भी आसान हो? अच्छा देखें, शुरुआत यहीं से ही होती है कि 6 माह का बच्चा है, जब उसे फूड इंट्रोड्यूस करवाया है वहीं से ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ग्रास रूट हमें पकड़नी है कि बच्चा खाता क्यों नहीं है, पिकी ईटर वो कहाँ से बन जाता है। हम उसे खिलाते ही नहीं है, हमने उसे खिलाना सिखाया ही नहीं है, हमने उसे हमने उसे इंट्रोड्यूस क्या करवाया, बिस्किट्स इंट्रोड्यूस करवाए। जब उसे हमने खाना खिलाना स्टार्ट करवाया उस वक्त हमने उसे उसके हाथ में बिस्किट दे दिए। असल वक्त ये उसे प्रोटीन देने का, होममेड प्रोटीन देने का। होममेड प्रोटीन कहाँ से देंगे, हमने छोटी छोटी सी चिकन की, मीट की, बीफ की, फिश की जो बोटियाँ होती हैं हमने उसको बॉईल कर ली, उसको श्रेड कर लिया, उसके कबाब्स बना लिए और बिल्कुल छोटी थोड़ी सी मिकदार में। अच्छा, मिकदार सेलेक्ट करने का भी बड़ा आसान सा तरीका है। जितनी बच्चे की हथेली है, जो बच्चे की उम्र है ना, बस उस हिसाब से उसकी हथेली होती है, उतना ही उसको खाना देना है आपने। और उसको घर का बना हुआ खाना दें तो फिर बच्चा क्यों नहीं खाएगा। ठीक हो छोटी सी उम्र से उसको इंट्रोड्यूस ऐसा खाने की बात कर रही हूँ, बच्चों के ईटिंग पैटर्न्स की बात करिए। नॉर्मली मदर्स के लिए जो स्पेशली थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो इतना ज़्यादा बच्चों के लिए तरद्दुद या एहतमाम नहीं कर पाती है, जो वर्किंग वुमेन है स्पेसिफिकली, तो इसी वजह से बच्चे जंक की तरफ चले जाते हैं। सो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है कि उनको प्रोटीन्स भी मिलें, वाइटामिन भी मिलें और फिर उनको एक प्रॉपर अमाउंट में मिले, लेकिन उसके लिए कुछ और टिप्स जो आप पेरेंट्स को दे सकें स्पेसिफिकली। बिल्कुल, बहुत इजी हो जाता है। देखें, आई नो बीइंग अ पेरेंट मेरे लिए भी अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है और आप लोगों के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता होगा। मिमिक्री करनी पड़ती है हमें, हमारे ही किचन्स में मिमिक्री करनी पड़ती है। बीइंग अ वर्किंग लेडी हम अपने साथ घर में एक हेल्पर रख सकते हैं ना। हम अगर बाजार से पैकेट फूड खरीद कर आते, वो भी एट द अदर हैंड एक्सपेंसिव होता है, तो हम एक हेल्पर कोई भी हायर कर सकते हैं जो कि घर में होममेड फूड बना ले। मार्केट से कुछ ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, चिकन, अंडे, ये सब ग्रॉसरी लेकर आए। इनफैक्ट बच्चों को वीकेंड्स पे साथ लेके जाएं ग्रॉसरी लेने के लिए। उनकी पसंद की, उनकी फेवरेट चीज़ों को आप शॉप करें उनके साथ लेके। बच्चे तो चॉकलेट शॉप करते हैं, कैंडीज शॉप करते हैं, जेलीज शॉप करते हैं, बच्चे तो कोई ऐसी चीज लेते नहीं है। आई टोटली एग्री, जिसका रैपर ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। एग्री। देखें, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ग्रॉसरी स्टोर्स को भी तो ज़रा अट्रैक्टिव बनाना है, कलरफुल बनाना है, अदरवाइज ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक ट्रेड चल रहा है ना। हम इसका कुछ नहीं कर सकते। लंच बॉक्स के लिए कुछ बच्चों के लिए जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, किस शक्ल में बच्चों को लंच बॉक्स दिया जा सकता है कि वो खा भी लें और उनके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चों को ब्रेकफास्ट स्किप ना कराएं। अरमला, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सारी मदर्स को कि प्लीज़ एनी हाउ बच्चों को स्मूदीज़ की शक्ल में ब्रेकफास्ट तो ज़रूर दें। कोई भी एक फ्रूट ले लें, कुछ नट्स ले लें और मिल्क या योगर्ट के साथ एक स्मूदी बना के सुबह ज़रूर पिला के भेजें। अच्छा, लंच बॉक्स का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वो ये कर लें कि आप कटलेट्स की फॉर्म में मिक्स वेजिटेबल और चिकन को या किसी भी किस्म के मीट को, आइदर फिश, मुर्गी, मछली, गोश्त, किसी भी किस्म के आप कटलेट्स बनाएं, नगेट्स बनाएं, बट होममेड बनाएं और उसको पैक करके आप दे दें, तो वो फ्रेश भी रहेंगे और बच्चे खा भी लेंगे। एक कंप्लीट मील बन जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आप कर सकती हैं। सीरियल्स कुछ ऐसे घर के बने हुए जी आप दे सकती हैं। ओके, होममेड चिप्स दे दें, कैरेट्स के चिप्स बनाकर दें, कुछ भी आप ऐसा दे सकती हैं वेजिटेबल्स के साथ। चलें, बहुत ज़बरदस्त, आपने एक तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये सेशन था और आई बिलीव जो लोग इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं दे कैन फाइंड यू ऑन सोशल मीडिया और वो वहाँ से भी आपसे हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। मैं तो बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। जरूर जरूर, चलो वक्त की कमी है, जरूर आपको दोबारा भी इंगेज करेंगे ना। और आपके बताने का अंदाज भी हमें बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा सपोर्टिव किस्म का अंदाज है और आई होप के जो यंग मदर्स उनको बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। हिना अनीस जो हमारी याद है हमें बच्चों के हवाले से कुछ टिप्स दे रही थी एंड आई बिलीव कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वेलकम भी मैंने करना है और बात भी मैंने करनी है चूंकि वर्ल्ड कप का जिक्र है। T20 वर्ल्ड कप का मेला सज ही गया है, ये कहना चाहिए। हालांकि थ्रिलिंग मैचेस अभी आने हैं, लेकिन कल तो सेकंड मैच ही थ्रिलिंग हो गया, बहुत ही थ्रिलिंग हो गया। और बांग्लादेश ने तो अच्छा खासा उसमें अपसेट हुआ। स्कॉटलैंड ने इतने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ये मैच जीता, 6 रन से शिकस्त दी बांग्लादेश को और खतरे की घंटी बजा दी है। स्कॉटलैंड ने पहले खेलकर
9 विकेटों पर 140 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश ने 141 के ताकुब में 7 विकेटों पर 134 रन तक ही महदूद रही। दूसरी जानिब पहली मैच में जब हमने बात की तो ओमान ने पीएनजी को 10 विकेटों से हरा दिया और ओमान ने 130 रन का हदफ बासानी 14वें ओवर में कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल। और आज जो पहला मैच है वो आयरलैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान है, जबकि अबू धाबी के मकाम पर मैच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला श्रीलंका और नामीबिया के दरमियान है। श्रीलंका इज ऑल्सो प्लेइंग लाइक, ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा सुन के। हमारे क्रिकेटिंग सेगमेंट के ऑलमोस्ट परमानेंट पार्टिसिपेंट से हम पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। जब हम कल शाम को जोश जगादे खत्म कर रहे थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश का ये हाल करेगी स्कॉटलैंड की टीम, और आप कह रहे थे कि ये आयरलैंड से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इतना इनको लाइट नहीं लेना चाहिए। सो ये जो नतीजा निकला बांग्लादेश के मैच का, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपको भी और अरमला को भी सुबह बखैर। नतीजा देखें, एक्सपेक्टेड ये था कि बांग्लादेश फेवरेट है, बांग्लादेश न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर सीरीज जीत कर आई थी। लेकिन वो जो कल मैंने बात की थी ना पिच की, के बाद में थोड़ी गेंदें नीचे रह रही थी। जब बांग्लादेश ने हदफ का ताक़ुब शुरू किया तो उनके लिए मुश्किल हुई। लेकिन आयरलैंड को आप देखें कि आयरलैंड की इस वक्त जो स्कॉटलैंड की जो आलमी रैंकिंग है T20 की, वो 14वीं है, 14, और बांग्लादेश की 6ठी है। तो छठे नंबर की टीम को हराना इट्स अ बिग अचीवमेंट। 53 पे 6 आउट हो गए थे स्कॉटलैंड के, और उसके बाद वो 140 कर गए। और फिर बांग्लादेश के पास जिस तरह से 3 तो उनके कप्तान थे, एक कप्तानी कर रहे थे महमूदुल्लाह और शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहीम, वो थे। उनकी टीम बड़ी तगड़ी थी अगर देखा जाए। उनके मुस्तफिजुर रहमान, उनके फास्ट बॉलर जो थे, बड़ा एक्सपीरियंस साइड है उनकी। बिल्कुल ये हैरानगी की बात है। और खुद कहते हैं, क्योंकि वो बीच में इनिंग्स के मिडिल में स्लो खेले, लेकिन क्रिस ग्रीव्स की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने 31 साल की उम्र में उन्होंने रन्स भी स्कोर किए 48 और 2 विकेटें भी ली और मैन ऑफ द मैच रहे। तो अब आयरलैंड ने, अरमला सही कह रही है कि खतरे की घंटी बजा दी। रमीज राजा ने तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर इफ्तिताह किया, आयरलैंड ने खतरे की घंटी बजा दी है। बिल्कुल ठीक हो गया। मिर्जा साहब, दूसरी जानिब अगर हम बात करें, अब चूंकि आज पाकिस्तान टीम का भी वेस्ट इंडीज के साथ वार्म अप होने वाला है, पाकिस्तान के हवाले से टीम कितना फॉर्म में नजर आ रही है आपको, और पिचेस के हवाले से जो कंडीशंस हैं, आपको क्या लगता है क्या होने वाली हैं? देखिए अरमला, आज पाकिस्तान का मैच ICC क्रिकेट एकेडमी में है, जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बराबर में वाक़ है। अच्छा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, और 2 बजे दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा। वेस्ट इंडीज से मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाते हैं। पहले भी जो वर्ल्ड कप जितने भी हुए उनमें टीमें प्रैक्टिस मैचेस खेलती है, पाकिस्तान भी खेलेगा। पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है, मैथ्यू हेडन ने ज्वाइन कर लिया है टीम को, वर्नन फिलेंडर पाकिस्तान से गए, सकलैन मुश्ताक मौजूद है। तो ये एक इम्तिहान होगा पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का कि वो क्या कॉम्बिनेशन आजमाती है। ठीक है, ये जो हेडन वाला पॉइंट है, इस पे मैंने आपसे सवाल भी करना था, ये कितना पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल होगा, खास तौर पे जो पहला मैच है, क्योंकि अभी रिसेंटली IPL हुआ है और इंडियन जो टीम है इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर खेल के गई हुई है, और बायोसिक्योर बबल का भी उसे ओबियसली एक्सपीरियंस है कि उसके अंदर बीइंग अंडर प्रेशर कैसे खेलना है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की बैटिंग को कितना एज आप देखते हैं हाइडन की तरफ से, जो उन्होंने ज्वाइन किया हमें? देखिए इमरान, ये जरूरी नहीं कि दुनिया का जो टॉप का बैट्समैन हो बहुत अच्छा कोच हो। मिकी आर्थर ने तो टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेली थी। गैरी स्टेट जो न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी नहीं क्रिकेट खेली, लेकिन इनका शुमार अच्छे कोचेज में होता है। मैथ्यू हेडन ने कभी कोचिंग एज सच नहीं की है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनका इम्तिहान होगा। वो एक मोटिवेटर की हैसियत से आए हैं, मुझे लगता है कि मोटिवेट करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को और बताएंगे गुर। लेकिन वो जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की बात होती है, जैसे सकलैन है, सकलैन मुश्ताक ने इंग्लैंड की भी कोचिंग की है, वेस्ट इंडीज की भी कोचिंग की है, उनको उस इंटरनेशनल माहौल का अंदाजा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्तिहान होगा मैथ्यू हेडन का और वर्नन फिलेंडर का। फिलेंडर ने कभी T20 क्रिकेट खेली नहीं साउथ अफ्रीका से, वो तो टेस्ट के बड़े जबरदस्त बॉलर थे। तो अब ये कॉम्बिनेशन, सकलैन मेरे ख्याल में ड्राइविंग सीट पर होंगे, सारा कुछ वो करेंगे सकलैन मुश्ताक। ओके। सो आज ये जो तीसरा मैच आज खेला जा रहा है, राउंड 1 ग्रुप A का, आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स, इसके बारे में जरा कमेंट करें, ये कैसा मैच होने जा रहा है? आयरलैंड की टीम कंपैरेटिवली बड़ी सरप्राइजेस देने वाली टीम है, आयरिश टीम जो है, और नीदरलैंड्स भी खेल चुके हैं, वो तो वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। सो कैसा मैच देख रहे हैं आप?
मैं समझता हूँ आयरलैंड को ज्यादा इस पर जो है फौकियत हासिल होगी नीदरलैंड पर, क्योंकि नीदरलैंड की टीम, हालांकि नीदरलैंड तो हॉकी के हवाले से मशहूर है, क्रिकेट तो उन्होंने टीम बनाई है, और हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वो भी नीदरलैंड के नेशनल हैं, आपको पता है, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, वो वहाँ कोचिंग भी कर चुके हैं नीदरलैंड में। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान कि आयरलैंड को जो है वो एडवांटेज हासिल होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो बहुत अरसे से अपने मुल्क में भी खेल रहे हैं, बाहर। ओके, मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहला मैच होना है जी आज आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स, और दूसरा मैच होना है नामीबिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका की जानिब से भी यंग स्क्वाड है, कंपैरेटिवली नए खिलाड़ी हैं, सो देखना ये होगा कि इस वक्त श्रीलंका क्या करती है, क्या वो सरप्राइज कर सकते हैं इस T20 के अंदर। और जिस तरह कल स्कॉटलैंड ने सरप्राइज किया बांग्लादेश को हराकर, वैसे बांग्लादेश बड़े जोम में चल रही थी, और कल हम तो ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रिसेंटली बड़ा अच्छा खेली बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेली, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बांग्लादेश तो तबाह कर देगी स्कॉटलैंड की टीम को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस इज व्हाट यू कॉल गेम ऑफ क्रिकेट, दिस इज व्हाट यू कॉल तब्दीली, यस, और वो तब्दीली बड़ी शानदार थी। खैर जनाब, पाकिस्तान अपना वार्म अप मैच आज खेलने जा रहा है, और हमारे सामने हमारा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी है जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैच को डिस्कस, इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी डिस्कस करना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। मुझे कभी कभी लगता है हम उसी मैच के लिए तैयार रहते हैं, और मेरे ख्याल से जब हम, मैं ज्यादा इसलिए उसको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग जब इंडिया पाकिस्तान का मैच और खुदा न खासा नतीजा हमारे हक में ना आए तो उनका दिल बुझ जाता है। हालांकि बाकी भी मैचेस हैं, मतलब न्यूजीलैंड के साथ हमारा करें या ना करें, दिल बुझता इतनी अच्छी टीमें हैं, उनके साथ भी हमने खेलना है, सो जस्ट टेक इट एज अ मैच, वन गेम के तौर पे हमने इसे लेना है। और ये बात मैं दिल से नहीं कर रहा, सिर्फ जुबान से कर रहा हूँ, क्योंकि हम खुद उसी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी का हिस्सा है जो कि इस हार को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जनाब, इसके लिए जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन साहब ने ज्वाइन कर लिया है ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो आके टीम के साथ शामिल हो चुके हैं। सकलैन मुश्ताक साहब ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसा कि मिर्जा साहब बता रहे थे। मिर्जा साहब से दोबारा हमारी लाइन कनेक्ट, मिर्जा साहब वहीं से शुरू कीजिएगा जहाँ से राब्ता टूटा था। हाँ, अब ये मैं समझता हूँ आयरलैंड को एडवांटेज होगा, और पाकिस्तान का आप देखिए आज प्रैक्टिस मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और परसों साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। तो पाकिस्तान के लिए मौका इमरान कि क्या कॉम्बिनेशन आजमाते हैं। इनिंग्स तो ओपन करेंगे बाबर और रिजवान, लेकिन क्या वन डाउन पे फखर जमान आते हैं या हफीज आते हैं, ये सब देखना होगा। कॉम्बिनेशन हमें आजमाने का अच्छा मौका मिला है। और सब शॉर्टली श्रीलंका की टीम के बारे में कमेंट कर दीजिए। आज नामीबिया से खेलने जा रही है, ऑल आइज ऑन श्रीलंका, दे बीन द चैंपियंस, क्रिकेट चैंपियंस, और अभी बड़े बेसिक लेवल से उनको आना पड़ रहा है, सो इस हवाले से भी हमें बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, 96 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीते, और फिर 2014 में जो बांग्लादेश में हुआ वो T20 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उनके प्लेयर्स की रिटायरमेंट के बाद अब उनकी टीम की कुव्वत में कमी वाकई हुई है, और बड़ा सरप्राइजिंग है कि श्रीलंका क्वालिफाइंग राउंड्स खेल रहा है। मुझे लग रहा है वो फाइनल राउंड में टॉप 12 में आ जाएगी श्रीलंका। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, आज भी होगी। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और कमेंट कर रहे थे, भी हम आपसे इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी एक्सप्रेसो में सुबह और जोश जगादे में। लेकिन उससे पहले हाँ, एक अफसोसनाक खबर अभी अभी पता चली अजमल न्याजी साहब के हवाले से। मारूफ शायर, दानिश्वर लिखारी, बेनियाजियाँ के नाम से बहुत अरसे तक कॉलम लिखते रहे अजमल न्याजी साहब, वो हम में नहीं रहे। काफ़ी इतलात ये हैं कि कुछ अरसे से अलालत का शिकार थे और रात गए उनका इंतकाल हुआ, लेकिन खबर हम तक अभी पहुंची। तो हम ये ज़रूरी समझते हैं कि इस बेमिसाल नाम को, जिन्होंने जब तक हयात रहे बेमिसाल अपनी तहरीरों से लोगों को महसूस करते रहे, अजमल न्याजी साहब को अल्लाह पाक बरी करे, रहमत करे, उनका इंतकाल हो गया। इजाज़त लेंगे, फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।